क्या हेमंता बिस्वा शर्मा एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 4 मई 2026 दिल्ली में भाजपा मुख्यालय जीत के जश्न में डूबा हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगले राजनीतिक कदमों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस रात भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी दिल्ली में नहीं लिखी जा रही थी, क्योंकि करीब 2000 किलोमीटर दूर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे कभी कांग्रेस ने गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन आज पूरा नॉर्थ ईस्ट उसकी राजनीतिक रणनीतियों पर चलता दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में कभी भाजपा लगभग खत्म मानी जाती थी, आज वहां भाजपा सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। असम में बहुत से लोग उसे मामा कहते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए वह भारत की राजनीति के सबसे आक्रामक और खतरनाक नेताओं में से एक है। और अब धीरे धीरे एक सवाल दिल्ली में भी पूछा जाने लगा है, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में भारत की राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले असम को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली नजर में असम सिर्फ एक खूबसूरत राज्य लगता है। चारों तरफ फैले चाय बागान, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल बहाव, बारिश में डूबे पहाड़ और इतनी हरियाली की कई जगहें किसी पोस्टकार्ड जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन असम की कहानी सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं है, यह पहचान की भी कहानी है। एक ऐसे डर की कहानी जो यहाँ दशकों से मौजूद रहा है। अपनी भाषा खो देने का डर, अपनी संस्कृति बदल जाने का डर और धीरे धीरे अपने ही राज्य में पीछे छूट जाने का डर। शायद यही वजह है कि असम की राजनीति हमेशा बाकी भारत से थोड़ी अलग रही है। भारत के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। और लंबे समय तक असम को यह महसूस होता रहा कि दिल्ली उसकी राजनीति, उसकी पहचान और उसकी चिंताओं को पूरी तरह समझ ही नहीं पाती। सदियों तक यह क्षेत्र अहोम साम्राज्य के अधीन रहा। लगभग 600 वर्षों तक अहोम शासकों ने असम की पहचान को बाहरी शक्तियों से बचाकर रखा। जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी सत्ता फैला रहे थे, तब असम अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। 1671 का सरायघाट युद्ध असम के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि असमिया पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था। इस युद्ध में लाछित बोरफुकन ने सीमित संसाधनों और बीमारी से जूझते हुए भी मुगल सेना को रोक दिया था। आज भी असम में लाछित बोरफुकन सिर्फ ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि प्रतिरोध, क्षेत्रीय गर्व और अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं। कई दशक बाद एक नेता इसी ऐतिहासिक भावनात्मक विरासत को आधुनिक राजनीति के सबसे प्रभावशाली हथियारों में बदलने वाला था। ब्रिटिश शासन के दौरान असम में बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव हुए। अंग्रेजों ने चाय उद्योग विकसित किया, रेलवे लाई और तेल उत्पादन शुरू किया। लेकिन इसके साथ एक और प्रक्रिया शुरू हुई, माइग्रेशन। बंगाल से मजदूर आए, पूर्वी बंगाल से किसान आए और धीरे धीरे असम की जनसांख्यिकी बदलने लगी। असमिया समाज के भीतर यह डर बढ़ने लगा कि एक दिन उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी जमीन उनके अपने हाथों से निकल सकती है। 1947 में देश का विभाजन हुआ और फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह डर और अधिक गहरा हो गया। दिल्ली के लिए यह सीमा पार माइग्रेशन का मुद्दा हो सकता था, लेकिन असम के लिए यह अस्तित्व और पहचान का प्रश्न बन चुका था। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए। सड़कों पर प्रदर्शन, बंद, हिंसा और कर्फ्यू का माहौल बनने लगा। असम का राजनीतिक वातावरण लगातार विस्फोटक होता जा रहा था। फिर आया 1983 का नीली नरसंहार, जिसे भारत के इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में गिना जाता है। कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद असम में अलगाववाद और उग्रवाद की राजनीति और मजबूत होती गई। इसी माहौल में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA का उदय हुआ। आरोप था कि दिल्ली असम के संसाधनों का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन राज्य को बदले में गरीबी, बेरोजगारी और उपेक्षा मिलती है। अपहरण, उगाही, बम धमाके और सेना की कार्रवाई ने असम को डर और अस्थिरता के दौर में ढकेल दिया। और इसी वातावरण में एक लड़का राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहा था। 1969 में जन्मे हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसे दौर में बड़े हुए जहां राजनीति सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। उनके पिता कैलाशनाथ शर्मा असमिया साहित्य की दुनिया का सम्मानित नाम थे, लेकिन जिस सामाजिक और राजनीतिक माहौल में हेमंता बड़े हो रहे थे, वहां हर युवा किसी न किसी रूप में राजनीति से प्रभावित था। गुवाहाटी के प्रसिद्ध कॉटन कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद हेमंता छात्र राजनीति में तेजी से उभरे। वे लगातार छात्र संघ के महासचिव चुने गए, डिबेट प्रतियोगिताएं जीतने लगे और लोगों को प्रभावित करने लगे। बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि वे सिर्फ राजनीति में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि राजनीति को नियंत्रित करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में यही महत्वाकांक्षा उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को दिशा देने वाली थी। 1996 में उन्होंने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जालूकबाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए।
उनके सामने उनके पुराने राजनीतिक गुरु भृगु फुकन थे। राजनीति में कई लोग पहली हार के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन हेमंता ने हार को अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। दिन में गुवाहाटी हाई कोर्ट में वकालत करते और रात में लोगों के बीच दिखाई देते, शादियों में शामिल होते, बीमार लोगों की मदद करते, अंतिम संस्कारों में जाते और धीरे धीरे सिर्फ नेता नहीं बल्कि स्थानीय व्यवस्था का हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात पी.वी. नारासिम्हा राव से हुई थी। राव ने उनसे कहा था कि चुनाव हारने के बाद भी किसी नेता को अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए। हेमंता ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और अगले 5 वर्षों तक जालुकबाड़ी में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे रहे। 2001 में उन्होंने चुनाव जीत लिया और यहीं से उनकी वास्तविक राजनीतिक चढ़ाई शुरू हुई। उस समय असम में तरुण गोगोई की सरकार थी। कांग्रेस लंबे समय बाद सत्ता में लौटी थी और धीरे धीरे सरकार के भीतर एक नया शक्ति केंद्र उभरने लगा, हेमंता बिस्वा शर्मा। बहुत कम समय में उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और योजना जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मिल गए। प्रशासनिक निर्णयों पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। अफसरशाही पर नियंत्रण, मीडिया प्रबंधन और विधायकों के साथ नेटवर्किंग ने उन्हें सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में बदल दिया। असम में यह मजाक आम हो गया था कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन सरकार चलाने वाला व्यक्ति कोई और है। उस समय राज्य लगातार बाढ़, हिंसा और पिछड़ेपन से जूझ रहा था, लेकिन हेमंता ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो प्रशासनिक स्तर पर परिणाम दे सकता है। 2006 तक उनका कद इतना बढ़ चुका था कि उन्हें असम का भविष्य माना जाने लगा। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक संघर्ष अक्सर उत्तराधिकार को लेकर होता है। धीरे धीरे गौरव गोगोई राजनीति में सक्रिय होने लगे और हेमंता को यह महसूस होने लगा कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने वर्षों मेहनत की, वह अब परिवारवाद की वजह से उनसे दूर जा रही है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से बातचीत करने की कोशिश की। कई विधायक उनके समर्थन में बताए जाते थे, लेकिन दिल्ली की राजनीति असम की जटिलताओं को समझने में असफल दिखाई दी। इसी दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा को यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस के भीतर उनकी राजनीतिक यात्रा एक सीमा पर आकर रुक चुकी है। उनका मानना था कि वे असम की राजनीति को जमीन से समझते हैं, चुनाव जिता सकते हैं, संगठन संभाल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली का नेतृत्व उन्हें वह जगह देने के लिए तैयार नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। दूसरी तरफ असम कांग्रेस के भीतर परिवारवाद और उत्तराधिकार की राजनीति लगातार मजबूत होती जा रही थी। हेमंता को लगने लगा कि जिस कुर्सी तक पहुंचने के लिए उन्होंने वर्षों मेहनत की, वह अब योग्यता से नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत से तय होगी। और राजनीति में महत्वाकांक्षा सिर्फ पद की लड़ाई नहीं होती, वह सम्मान की लड़ाई भी होती है। धीरे धीरे कांग्रेस और हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच दूरी बढ़ती गई। कई बैठकों और बातचीतों के बावजूद समाधान नहीं निकला और फिर वह क्षण आया जब हेमंता ने फैसला कर लिया कि अगर कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ने की जगह नहीं दे सकती तो वे अपनी राजनीति के लिए नया रास्ता चुनेंगे। 2015 में हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उस समय शायद कांग्रेस नेतृत्व को यह अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ एक नेता नहीं खो रही, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में अपना राजनीतिक आधार खोने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक पूर्वोत्तर भारत में सीमित प्रभाव वाली पार्टी रही थी, लेकिन भाजपा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो नॉर्थ ईस्ट की जातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताओं को अंदर से समझता हो। हेमंता बिस्वा शर्मा उस भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त साबित हुए। उन्हें नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NEDA का प्रमुख बनाया गया। इसके बाद पूर्वोत्तर की राजनीति तेजी से बदलने लगी। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में भाजपा और उसके सहयोगियों का प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई और हर राजनीतिक बदलाव के पीछे एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, हेमंता बिस्वा शर्मा। 2016 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार असम की सत्ता में आई। हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बने, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक समझ चुके थे कि असम की राजनीति का सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार कौन है। 2016 से 2021 के बीच हेमंता ने सिर्फ चुनाव नहीं जिताए, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर का राजनीतिक संतुलन बदल दिया। 10 मई 2021 को हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीति सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने खुद को एक ऐसे राजनीतिक ब्रांड में बदल दिया जिसमें विकास, आक्रामक राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय पहचान और मीडिया नैरेटिव सब कुछ एक साथ मौजूद था। असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ाई गई, ब्रह्मपुत्र पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हुए और अरुणोदय जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं तक सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होने लगी और महिलाओं के बीच हेमंता की लोकप्रियता बढ़ती गई। लेकिन इसी दौरान विवाद भी बढ़ते गए। CAA और NRC को लेकर असम में बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे असमिया पहचान और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते थे, जबकि विरोधियों का आरोप था कि इससे नागरिकता और पहचान का संकट पैदा हो रहा है। इसी अवधि में पुलिस इनकाउंटर्स को लेकर भी विवाद खड़े हुए। मानवाधिकार संगठनों ने सवाल उठाए
लेकिन हेमंता ने खुद को कठोर प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करना जारी रखा। फिर बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ। हजारों गिरफ्तारियां हुई। समर्थकों ने इसे सामाजिक सुधार बताया, जबकि विरोधियों ने इसे राजनीतिक टारगेटिंग कहा। लेकिन हर विवाद के बीच हेमंता ने एक चीज बहुत प्रभावी ढंग से की। उन्होंने हर मुद्दे को अपने समर्थकों के लिए राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों तक आते हेमंता विश्व शर्मा सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं रह गए थे, वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारकों में शामिल हो चुके थे। टीवी स्टूडियो में उनके आक्रामक इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और विपक्ष पर सीधे हमले उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दे रहे थे। भारतीय राजनीति में अब ऐसे नेताओं की मांग बढ़ रही थी जो सिर्फ प्रशासनिक भाषा में नहीं बल्कि भावनात्मक और वैचारिक भाषा में भी जनता से बात कर सकें। हेमंता इसी शैली का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दिए। वे खुद को सिर्फ भाजपा नेता के रूप में भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि असमिया पहचान के रक्षक और आक्रामक राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। भारत की राजनीति लगातार बदल रही है। कभी दिल्ली क्षेत्रीय नेताओं को नियंत्रित करती थी, लेकिन अब कई क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा इसी बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुके हैं। उनके समर्थकों के लिए वे असम की सांस्कृतिक सुरक्षा और मजबूत प्रशासन का प्रतीक हैं। उनके विरोधियों के लिए वे ध्रुवीकरण और आक्रामक पहचान की राजनीति का चेहरा हैं। लेकिन समर्थन और विरोध से परे एक सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है। दिल्ली ने जिस गंभीरता से नहीं लिया, वही नेता आज पूरे पूर्वोत्तर भारत की राजनीति को दोबारा लिख चुका है। और शायद इसी वजह से अब यह सवाल सिर्फ असम का नहीं रहा। क्या हेमंता विश्व शर्मा भविष्य में भारत की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो सकते हैं? क्या वे उस नए राजनीतिक मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां क्षेत्रीय पहचान, राष्ट्रवाद, प्रशासनिक शक्ति और मीडिया नैरेटिव सभी मिलकर एक नया राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार करते हैं? या फिर उनकी राजनीति हमेशा पूर्वोत्तर भारत की सीमाओं तक ही सीमित रह जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले साल देंगे। लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि भारत की राजनीति में कभी कभी सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी दिल्ली से नहीं बल्कि देश के सबसे दूर